ये जो आप मेरे पीछे बहता काला पानी देख रहे हो, ये इंडिया की सबसे बड़ी रिवर्स में से एक है। ये है यमुना नदी। यमुना में चाहे कहीं से आ रहा है, यमुना को साफ करने की जिम्मेदारी मेरी है। की वजह से इस एरिया के लोगों को कैंसर हो रहा है, कैंसर। ये 2 दिन की प्रॉब्लम नहीं है, इसको मुझे उम्मीद है इसको मैं साफ कर लूँगा। कृपया करके यमुना मैया को बचा लीजिए। ये पानी इतना जहरीला है, अगर गलती से पी लिया तो सिर्फ सेहत नहीं, जिंदगी भी खत्म हो सकती है। यमुना के ओरिजिन से लेकर इसके मोस्ट पॉल्यूटेड रिवर बनने तक का सफर आज हम आपको बताएंगे, जिसमें हम खुद मल्टीपल लोकेशंस पर जाकर चेक करेंगे कि एक्चुअल कंडीशन क्या है, और हम खुद से इस पानी की लैब टेस्टिंग भी कराएंगे। दिल्ली में कंज्यूम होने वाले पानी की 70% डिमांड यमुना नदी ही पूरी करती है। यमुना नदी उत्तराखंड, हिमाचल, दिल्ली और उत्तर प्रदेश, इन सभी स्टेट्स की हर तरीके की वाटर नेसेसिटी को पूरा करती है। और अगर ओवरऑल बात की जाए तो टोटल 6 करोड़ लोग इस नदी पर डिपेंडेंट हैं अपनी डेली बेसिक नीड्स के लिए। यमुना नदी के किनारे ही आगरा, प्रयागराज, दिल्ली और मथुरा जैसे हिस्टोरिक सिटीज भी सिचुएटेड हैं। बट इस सब के बावजूद भी जो बात सबसे ज्यादा अनफॉर्चुनेट है वो ये है कि यमुना नदी की इतनी इंपॉर्टेंस होने के बाद भी इसे दुनिया की सबसे पॉल्यूटेड रिवर्स के नाम से जाना जाता है, जो कि इंडिया की कैपिटल सिटी से होकर बहती है। दिल्ली में बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी तीनों की गवर्नमेंट्स रह चुकी हैं। वहीं अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें तो 93 से अब तक बीजेपी लेड एनडीए और कांग्रेस दोनों ने सेम टाइम के लिए सरकार चलाई है। और लगभग 10 साल तक रहे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने 2015 और 2020 के इलेक्शंस में प्रॉमिस किया था कि इलेक्ट होने के बाद वो सबसे पहला काम करेंगे यमुना की सफाई करना। यमुना को साफ किया जाएगा, यमुना साफ कर सकते हैं। यमुना को खूबसूरत बनाने की बात तो गारंटी में है ही है, साथ साथ यमुना रिवर साइड का विकास किया जाएगा केंद्र के साथ मिलकर। लेकिन रिजल्ट हमारे सामने है। गंदगी का ये अंबार लगा है कि ये देखो आप, ये क्या आ रहा है। ये लोगों ने कचरा डाल रखा है, इधर से उधर लोगों ने कब्जा कर लिया। ये सामने लाइन पड़ी है, यहाँ पे पूरा कचरा, प्लास्टिक, पूरा गंद, इतना गंद फैला दिया कि आप यहाँ पे बिना मास्क के आप आ नहीं सकते हो इधर। मतलब मौका तीनों पॉलिटिकल पार्टीज को मिला, बट यमुना आज तक भी साफ नहीं हुई, बल्कि डे बाय डे इसकी हालत और बदतर होते जा रही है। और अगर कोई पॉलिटिशियन से सवाल करता है तो फिर ये अपनी ब्लेम गेम की डर्टी पॉलिटिक्स पे आ जाते हैं। वरना आजकल पॉलिटिकल पीआर कराने का एक बहुत अच्छा सोर्स पेड पॉडकास्ट तो है ही, लेकिन इस सब चीज का इम्पैक्ट पड़ता है आम जनता के ऊपर, वो लोग जो इस पानी को अपनी डेली लाइफ में यूज करेंगे। यमुना नदी का ओरिजिन होता है उत्तराखंड के उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड यमुनोत्री ग्लेशियर से। दिल्ली के अंदर यमुना का जो स्ट्रेच है वो 22 किलोमीटर का है, और ये 22 किलोमीटर का स्ट्रेच पूरी यमुना के पॉल्यूशन में 80% कंट्रीब्यूट करता है। पूरे दिल्ली एनसीआर से हर रोज 3.5 बिलियन लीटर्स वेस्ट यमुना नदी के अंदर जाता है, जिसमें से 50% अनट्रीटेड होता है। यानी कि ये 2% एरिया यमुना को मोस्ट पॉल्यूटेड रिवर बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और इसकी शुरुआत होती है यहीं से, जहां मैं अभी खड़ा हूँ। ये जो छोटी नदी टाइप आप देख रहे हो, ये है वजीराबाद ड्रेन, जिसमें नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ दिल्ली से जनरेट होने वाला सीवेज और इंडस्ट्रियल वेस्ट आता है, और फिर ये सारा वेस्ट यमुना नदी में चला जाता है। 90 छोटे और बड़े नाले डायरेक्टली गिरते हैं यमुना में बिना ट्रीट हुए। कुछ लोग इसे नजफगढ़ ड्रेन भी कहते हैं, क्योंकि इस वजीराबाद ड्रेन के साथ नजफगढ़ ड्रेन भी कनेक्ट होता है, जो गुरुग्राम के साथ साउथ वेस्ट और वेस्ट दिल्ली में जनरेट होने वाली सीवेज और इंडस्ट्रियल वेस्ट को यहाँ लाता है। लेकिन रियलिटी में ना तो ये वजीराबाद ड्रेन है और ना ही नजफगढ़ ड्रेन, बल्कि ये यमुना नदी की एक ट्राइब्यूटरी रिवर हुआ करती थी, जिसका नाम सही भी था, लेकिन इंडस्ट्री वेस्ट की वजह से ये जगह ड्रेन में बदल चुकी है। हम यहाँ से एक वाटर सैंपल लेंगे और फिर काफ़ी सारे पैरामीटर्स पे इसकी टेस्टिंग कराएंगे, जिससे ये जानने में हेल्प मिलेगी कि ये पानी एक्चुअल में कितना डेंजरस है। क्योंकि ये सिर्फ पीने के लिए ही नहीं, बल्कि इरिगेशन के लिए भी यूज़ होता है। जो दाल, चावल, सब्जी हमारे घरों में जाती है, वो सभी इसी पानी में उगती है। इधर पानी में इतनी अजीब सी बदबू क्यों है? जब अमोनिया की वजह से सारे जानवर आते हैं, इसमें मरे मराए दुनिया भर के मतलब नाला तो है ही है। इसे साफ कराने का कुछ काम चला पिछले कुछ सालों में? एक भी बार नहीं? नहीं, बस एक बार वो आया था, क्या नाम है, LG का राउंड था, ये नाले की तो सफाई सी करी थी, उसमें हमने भी लगा रखी थी, मैं भी था वहीं। अच्छा, बस उसी दौरान भी, उसके बाद में कोई नहीं हुआ। तो हर बार बोलते तो हैं कि इस बार यमुना पूरी साफ कर देंगे, कुछ नहीं हुआ। ये पानी कभी पीने लायक था? हाँ, यस, पीने लायक था भाई ये पानी। कब? मगर अब आज से कुछ समय पहले था, अब इसमें अमोनिया की इतनी मात्रा है, पी नहीं सकते इसे। तकरीबन कितने समय पहले? वो कम से कम लॉकडाउन में एकदम पानी कंच था, पीने लायक था लॉकडाउन में। ऐसा काला नहीं दिखता था ना, एकदम साफ पानी था। उधर के पानी में दुनिया भर के झाग हैं
और जब हम वहाँ पे गए ना तो उन्होंने वहाँ से पानी छोड़ना बंद कर दिया ताकि वो झाग दिखाई ना दे, और अगर हम दोबारा वहाँ जाएंगे तो फिर से वो बंद कर देंगे। 3-4 साल हो गए भाई उस बातों को। अच्छा। वो कबूतर पकड़ने घुसे लौंडे, वहीं गैस जैसे पैर रखा कीचड़ में, गैस निकली और वो बंदे वहीं फड़फड़ा के अंदर ही, फिर वो बंद करा के फिर निकलवाया वो लड़कों को इसी पानी में। हाँ तो गैस कहाँ से भाई, वो उधर से गंदा पानी आता ना, प्योर गंदा पानी है वो। अच्छा। वहाँ गंगा का पानी भी था। हाँ। और वो वहीं मर गए, गैस निकली उसमें से। और शिविरों में गैस बनती है, वहाँ पे बंदे को घुसन नहीं देते। और ये वही पानी इस नदी में मिक्स हो जाता है। यही पानी आ रहा है इसमें। यहाँ की स्मेल एक नाले से भी गंदी है। इस पानी को पीना तो बहुत दूर की बात है, आप इसके आसपास 1 घंटा भी नहीं बिता सकते। हरियाणा में 1461 मिलियन लीटर्स वेस्ट जनरेट होता है, जिसमें से 540 मिलियन लीटर्स अनट्रीटेड वेस्ट यमुना में छोड़ दिया जाता है। वहीं 2022 में हुआ सीपीसीबी का सर्वे ये बताता है कि सिर्फ पानीपत से जनरेट होने वाले वेस्ट से यमुना में मौजूद एमोनाइकल नाइट्रोजन का 45% आता है और बाकी का गुरुग्राम, सोनीपत, फरीदाबाद और भिवानी से। और अब अगर इसमें दिल्ली से जनरेट होने वाला वेस्ट ऐड कर दिया जाए तो ये नंबर बहुत बड़ा हो जाता है। दिल्ली में इतना वेस्ट जनरेट होने का रीजन है वहाँ की पॉपुलेशन जो है 3.3 करोड़, और बड़ी पॉपुलेशन जितना भी डोमेस्टिक वेस्ट जनरेट करती है वो सब यमुना में जाता है, और इसके ऊपर से जो भी इंडस्ट्रियल वेस्ट जनरेट होता है वो अलग। और ये जो इतना सारा अनट्रीटेड वेस्ट यमुना में जाता है उसका इम्पैक्ट दिखता है ओखला में। ओखला तक आते आते ये रिवर एक नाले में कन्वर्ट हो जाती है, और अभी हम इसके साइड में खड़े हैं तो एक बड़ी अजीब सी स्मेल हमें आ रही है। तो हम यहाँ से भी एक वाटर सैंपल लेंगे और यहाँ वाले और पुराने सैंपल को लैब टेस्ट के लिए भेजा जाएगा, और फिर उस टेस्ट से पता लगेगा कि आखिर यमुना के अंदर कितना पॉल्यूशन है, हरियाणा पॉल्यूशन में कितना कंट्रीब्यूट करता है, और दिल्ली तक आते आते ये पानी और कितना खतरनाक बन जाता है। कल हमने जो यमुना का वाटर सैंपल लिया था, ओखला का पानी उससे भी ज़्यादा काला है। तो अब इन दोनों ही सैंपल्स को अब लेबोरेटरी में भेजेंगे और कंपेयर करके रिजल्ट्स के साथ मिलेंगे। तो लैब टेस्ट के रिजल्ट्स भी काफ़ी शॉकिंग थे। किसी भी वाटर सैंपल में पोल्यूशन लेवल के मेजरमेंट के लिए 5 पैरामीटर्स पे सबसे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है: डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन लेवल, TDS, BOD, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड और टोटल कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया। तो हमने जो सैंपल्स नजफगढ़ और ओखला से लिए थे उनकी रिपोर्ट्स को भी इन्हीं पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग देखा। अगर इसे 1 बाय 1 देखा जाए तो वाटर के अंदर सेफ डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन का लेवल होता है 6.5 से लेकर 8 मिलीग्राम पर लीटर, लेकिन लैब रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग नजफगढ़ में डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन का लेवल था 2.7 मिलीग्राम पर लीटर, और ओखला तक आते आते हालत और ज्यादा बदतर हो गई। वहां तो ये 1 मिलीग्राम पर लीटर से भी कम था। अब इसका मतलब मैं समझाता हूँ। किसी भी रिवर के पानी में अगर डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन का लेवल 3 मिलीग्राम पर लीटर से कम है तो वहाँ फिशेज तक सर्वाइव नहीं कर पाती, और यही रीजन है कि दिल्ली की इस यमुना में फिशेज नहीं बची। सेकेंड टोटल डिसॉल्व सॉलिड का रिजल्ट नजफगढ़ में 680 मिलीग्राम पर लीटर आया और ओखला में 742 मिलीग्राम पर लीटर, जबकि इसका सेफ पैरामीटर 300 से 400 ग्राम पर मिलीलीटर है। थर्ड पैरामीटर है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड यानी BOD। इससे पता लगता है कि पानी कितना पीने लायक है। इसका लेवल अगर 0 है तो वो पानी पीने के लिए सेफ है, लेकिन अगर ये 15 के ऊपर जाएगा तो वो पानी हाईली पॉल्यूटेड कंसिडर किया जाएगा और वो पीने के लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं है। और नजफगढ़ में BOD का लेवल था 24 मिलीग्राम पर लीटर, और अभी तो रुको, ओखला तक आते आते ये 3 गुना बढ़ गया और 70 मिलीग्राम पर लीटर हो गया, यानी कि ये नंबर हाईली पॉल्यूटेड से भी 5 गुना ज्यादा है। ये मैं ओखला रिवर के पानी की बात कर रहा हूँ जो नोएडा के पास पड़ता है। ये एक ऐसा शहर है जो उत्तर प्रदेश की GDP में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है। एक इतने हाईली पॉपुलेटेड स्टेट की सबसे रिच सिटी, वहां पानी का ये हाल है कि जो हाईली पॉल्यूटेड वाली कैटेगरी है उससे भी ये 5 गुना ज्यादा खराब है। सेम गोज विद दिल्ली। यमुना इंडिया की कैपिटल से होकर जाती है, लेकिन फिर भी उसका पानी पीने के लायक तक नहीं है। पीना तो छोड़ दो, उसको बाकी कामों में भी यूज नहीं कर सकते, वो इतना ज्यादा पॉल्यूटेड है। और आगे हमारी रिपोर्ट बताती है केमिकल ऑक्सीजन डिमांड के बारे में, जो हमारा 4th पैरामीटर था। यहाँ भी सेम चीज रिपीट हुई। 10 मिलीग्राम पर लीटर पे पानी को पीने के लिए सेफ कंसिडर किया जाएगा, लेकिन नजफगढ़ में इसका लेवल था 70 मिलीग्राम पर लीटर और ओखला के अंदर 248 मिलीग्राम पर लीटर। हमें एक्सपेक्टेड था कि रिजल्ट ऑफकोर्स खराब आएंगे, लेकिन इतने ज्यादा ओखला और नजफगढ़ के पानी में इतना फर्क निकलेगा वो हमें एक्सपेक्टेड नहीं था। एंड द वर्स्ट इज येट टू कम, जो कि है हमारा 5वां पैरामीटर, जिसमें हमें सबसे बुरा नंबर मिला, कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया, जिसे कैलकुलेट करने के लिए MPN यानी कि मोस्ट प्रोबेबल नंबर का यूज किया जाता है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग नजफगढ़ में कैलिफॉर्म काउंट 24,000 MPN पर 100 ml था और ओखला में 2 लाख MPN पर 100 ml, जबकि ड्रिंकिंग वाटर के लिए पता है MPN लेवल कितना होना चाहिए?
सिर्फ 10 MPN पर 100 ml। और ओखला में ये नंबर कितना है? 2 लाख पर 100 ml। यानी सेफ्टी पैरामीटर से ओखला के पानी में MPN लेवल 20,000 गुना ज्यादा है। ये नंबर्स इंडिकेट करते हैं कि यमुना के अंदर एक बहुत बड़ी मात्रा में बायोडिग्रेडेबल और ऑर्गेनिक वेस्ट मौजूद है। और उसका भी सबसे बड़ा रीजन दिल्ली से आने वाला अनट्रीटेड सीवेज वेस्ट ही है, जो सीधे यमुना में गिर जाता है। अब इन नंबर्स को देखने के बाद एक चीज सोचने की है कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी और कौन सा नेता जनता की हेल्थ की चिंता करता है। आपको पता ही होगा कि एक बार बीमार पड़ जाओ तो हॉस्पिटल में लाखों का बिल बनते हुए देर नहीं लगती। और ये जो पानी हम अपने घरों में यूज करते हैं ये इतना खतरनाक है, सेफ्टी पैरामीटर्स के आसपास तो होना दूर, ये उससे 20 गुना 30 गुना कहीं कहीं तो 20,000 गुना ज्यादा खराब है। सारी पॉलिटिकल पार्टी सारे पॉलिटिशियंस को ले लो, उनमें जरा सी भी डिसेंसी होती तो आज तक ये यमुना क्लीन हो चुकी होती और हमें ये दिन देखना ही ना पड़ता। लेकिन सरकार के लिए इंडिया में जीतना बहुत ज्यादा ईजी है। 1000-2000 के लालच में, फ्री राशन के लालच में लोग अपनी वोट बेच देते हैं, लेकिन उनकी फैमिली और उनके बच्चों की हेल्थ किस लेवल पे कॉम्प्रोमाइज हो रही है इस चीज का उन्हें आइडिया भी नहीं है। यमुना तो बिल्कुल चेंज हो गई है जी। इसमें एक टाइम पे 1000 माइग्रेट पक्षी दिखते थे, साइबेरियन, यूरोपियन और ग्रास बर्ड और बार हेडेड गूज, ये सारे पक्षी यहाँ दिखते थे। आज यहाँ पे एक भी पक्षी नहीं है। इसका नाम है आगरा कैनाल। ये आगरा कैनाल कलिंदी कुंज से चलती है, जाके आगरा में मिलती है। इसके अंदर अगर आप पैर डाल दोगे तो आपका पैर जो है 15 दिन में सड़ जाएगा, इतना खतरनाक पानी है। हाथ डालोगे, हाथ की उंगलियां जो है सड़ के कट जाएंगी आपकी। इसकी वजह से इस एरिया के लोगों को कैंसर हो रहा है। कैंसर, पेट की जितनी बीमारियां हैं सब इसी से हो रही हैं। जो अंदर पानी जा रहा है वो भी प्रदूषित है, वो पानी हाथ धोने लायक नहीं है। ऐसा पानी जो लोग यहाँ पे गाँव के लोकल लोग हैं बोर कर रखा है, वो पानी हाथ धोने लायक नहीं है। आज स्थिति ये पहुँच गई है यहाँ पे। A thick layer of toxic foam has covered one of its holiest rivers, the Yamuna. Authorities in Delhi blame heavy sewage and industrial waste that was discharged into the river last week. The foam hasn't deterred some worshippers who continue to bathe despite the danger. यमुना को साफ करने की शुरुआत 1993 में हो गई थी, यानी कि आज से 32 साल पहले, जिसका नाम था यमुना एक्शन प्लान। इस प्लान में जापान की हेल्प से यमुना क्लीनिंग के लिए एक बजट बनाया गया था। इस पूरे प्लान को 3 फेजेज में डिवाइड किया गया, जिसका पहला फेज 1993 में था, दूसरा 2004 में और तीसरा 2008। स्टार्टिंग में इस पूरे प्रोजेक्ट पे 1500 करोड़ रुपए खर्च करने की बात की गई और फिर बाद में 1174 करोड़ एक्स्ट्रा ऐड किए गए, जिसका टोटल होता है 2676 करोड़ रुपए। लेकिन ना तो इन तीनों फेजेस में यमुना साफ हुई और ना ही इस पे खर्च होने वाला पैसा रुका। और बाद में नमामि गंगे करके एक प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया, जिसमें 460 करोड़ फिर से यमुना की सफाई के लिए दिए गए। कि साल 2017 से 2021 तक वजीराबाद स्ट्रेच से ओखला तक यमुना को साफ करने के लिए 6800 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। और जब हमने वहाँ विजिट किया तो वहाँ लिटरली एक नाले से भी गंदी स्मेल थी और पानी एकदम काला। अकेला दिल्ली जल बोर्ड ही यमुना की सफाई के नाम पर 2015 के बाद 1200 करोड़ रुपए खर्च कर चुका है। इसके ऊपर से दिल्ली के एनुअल बजट में हर साल यमुना की सफाई के लिए एक बजट बनता है। सेंट्रल गवर्नमेंट भी कुछ टाइम बाद बजट एलोकेट करती रहती है और बार बार यही बात की जाती है कि इन फंड से दिल्ली में सीवेज प्लांट्स बनाए जाएंगे जो यमुना में जाने वाले अनट्रीटेड वेस्ट को साफ करने का काम करेंगे, जिससे यमुना का पॉल्यूशन कम हो जाएगा। लेकिन कितने अनट्रीटेड वेस्ट को साफ किया जा रहा है उसका पूरा प्रूफ आपने लैब रिजल्ट्स में देख लिया होगा। दिल्ली के अंदर टोटल 37 STPs हैं, यानी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स, जिनमें आधे से ज्यादा ट्रीटमेंट प्लांट्स तो काम ही नहीं करते। केवल 10 प्लांट्स ऐसे हैं जो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा सेट किए गए पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग वेस्ट को ट्रीट कर पा रहे हैं, यानी कि 27 प्लांट्स काम ही नहीं कर रहे। तो अभी जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी पूरी तरीके से वर्किंग नहीं है। इसके अलावा दिल्ली जल बोर्ड ने पर डे जो सीवेज ट्रीटमेंट कैपेसिटी का टारगेट 2023 और 24 के लिए रखा था वो भी पूरा नहीं हो पाया। कुल मिलाकर यमुना की सफाई पर अभी तक कई हजार करोड़ खर्च किए जा चुके हैं, बहुत सारी स्कीम्स लॉन्च की गई, टारगेट्स सेट किए गए, लेकिन ये सब पेपर्स तक सीमित है। एक्चुअल में प्रैक्टिकली इस चीज का कोई भी रिजल्ट देखने के लिए नहीं मिलता। अब जब इन प्रोजेक्ट्स के फेलियर की बात किसी पॉलिटिकल पार्टी या पॉलिटिशियन से करोगे तो वो किसी दूसरी पार्टी पे ब्लेम डाल देगा। इसी तरीके से इन पॉलिटिशियंस का ब्लेम गेम चलता रहेगा और यमुना आने वाले रिसेंट ईयर्स में भी साफ नहीं होगी। कभी नहीं हुई यमुना सफाई, बस खाली थोड़ा बहुत जो है साहेब सिंह वर्मा जिस टाइम पे मुख्यमंत्री थे उस टाइम पे उन्होंने थोड़ा बहुत काम किया है।
और बाकी किसी ने कोई काम नहीं किया। सब अपना आते हैं, पेट भरते हैं और खाते हैं और चले जाते हैं। कहते हैं कि हम तो जमुना साफ नहीं करेंगे तो हमें वोट मत देना, दोबारा वोट मांगने नहीं होगा। आज जमुना पहले से बदतर स्थिति में पड़ी है। और ये बात बहुत क्रूशियल है क्योंकि हर रिवर का एक इकोसिस्टम होता है, लेकिन जब रिवर्स में केमिकल्स, हेवी मेटल्स और सीवेज वेस्ट को छोड़ा जाता है तो इससे रिवर के प्रेजेंट इकोसिस्टम पर बहुत नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है, जिससे कि रिवर में मौजूद माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लेकर छोटी बड़ी फिशेस और बाकी स्पीशीज भी सरवाइव नहीं कर पाते और फिर रिवर का इकोसिस्टम धीरे धीरे खत्म होने लगता है। और यमुना के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। एक्वेटिक लाइफ नहीं बची और जो फिशेस थी वो हरियाणा से पहले ही मरना स्टार्ट हो जाती है। इसका बड़ा रीजन है इस पानी में बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड का बढ़ना। पानी में बीओडी का लेवल जितना हाई होगा, एक्वेटिक लाइफ के सर्वाइव करने के चांसेस उतने ही कम हो जाएंगे। पिछले साल की दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की एक रिपोर्ट में बताया था कि दिल्ली में एंटर करने से पहले यमुना का बीओडी लेवल 2 mg लीटर था, जो ओखला के पास आते आते 85 mg पर लीटर हो गया, यानी कि 42 गुना ज्यादा। और इसीलिए कई बार ऐसा भी होता है कि जब यमुना का पॉल्यूशन लेवल बहुत हाई चला जाता है तो दिल्ली के बहुत सारे एरियाज में वाटर सप्लाई रोक दी जाती है, जिसमें कि लटियंस दिल्ली का एरिया भी शामिल है, जो कि दिल्ली के सबसे पॉश एरियाज में आता है, जहां मैक्सिमम गवर्नमेंट मिनिस्टर्स के ऑफिसेज मौजूद हैं। ये दिल्ली गवर्नमेंट जिस टाइम पे आई थी उस टाइम पे बोली थी कि मैं टैंकर माफिया है, टंकी माफिया, और पानी को लोगों को कम से कम पानी की सुविधा शुद्ध मिलेगी। आज के दिन में टैंकर माफिया भी हैं और एक नया चल गया है टंकी माफिया। लोगों ने गांव-गांव, गली-गली में टंकी लेके बैठे हैं। 10 रुपये की बोतल लेके जाओ आप, 10 रुपया दो, वो बोतल पानी भर के लेके आओ, वो भी लाओ घर में। वो भी पानी बोर का ही है, वो भी सेफ पानी नहीं है। लोगों ने अपने घर में वाटर फिल्टर लगा रखा, फिल्टर भी अच्छे से नहीं, सस्ते के चक्कर में लोगों को बीमारियां बांट रहे हैं। नदियां किसी भी देश के लिए फ्रेश वाटर रिसोर्स मानी जाती हैं, लेकिन यमुना जैसी नदी में से पानी पीना हम इमेजिन तक नहीं कर सकते, वो भी देश की कैपिटल में। आप दुनिया की पुरानी से पुरानी सिविलाइजेशन उठा के देख लो, सबका ओरिजिन नदी के किनारे पर ही मिलता है और उसका रीजन भी यही है। आज भी यमुना और गंगा जैसी रिवर्स को नॉर्थ इंडिया की बड़ी इकोनॉमिक बैकबोन कहा जाता है, क्योंकि इन दोनों नदियों के किनारे की लैंड दुनिया की सबसे फर्टाइल लैंड में से एक है। लेकिन जब एक्चुअल सिचुएशन पे नजर पड़ती है तो रियलाइज होता है कि इंडियन अपने फ्रेश वाटर रिसोर्सेज की कदर ही नहीं करते। सिर्फ बोलने के लिए कह देंगे कि नदियां पूजनीय हैं, लेकिन एंड में कूड़ा उन नदी में ही फेंकेंगे। इंडिया के अंदर टोटल 361 छोटी बड़ी रिवर्स हाईली पॉल्यूटेड हैं। सीपीसीबी की रिपोर्ट भी यही सजेस्ट करती है कि इंडिया में 50% से ज्यादा रिवर्स ऐसी हैं जिनका पानी पिया ही नहीं जा सकता। जब समर सीजन आता है तो चेन्नई, दिल्ली और मुंबई जैसी सिटीज के लोग पानी पीने के लिए कई किलोमीटर्स की लाइन में लगते हैं और टैंकर्स का वेट करते हैं। रिपोर्ट्स बताती हैं कि साल 2050 तक इंडिया में 50% डिस्ट्रिक्ट्स और 30 बड़ी सिटीज ऐसी होंगी जो सीवियर वाटर स्कैरसिटी फेस करेंगी। नीति आयोग की रिपोर्ट ये सजेस्ट करती है कि 2040 तक 40% पॉपुलेशन के पास ड्रिंकिंग वाटर नहीं होगा, यानी कि 60 करोड़ लोग। आज भी भारत में हजारों लोग वाटरबॉर्न डिजीज का शिकार होते हैं। जो लोग स्लम एरिया से बिलोंग करते हैं वहां साफ पानी की अवेलेबिलिटी नहीं होती। नीति आयोग की पब्लिश की हुई कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स 2018 नाम की एक रिपोर्ट से पता चलता है कि सेफ वाटर का एक्सेस न होने की वजह से इंडिया में लाखों लोगों की डेथ होती है। 7 लाख लोग ऐसे थे जिनकी डेथ का कारण वाटर पॉल्यूशन था। यमुना के इस पॉल्यूशन लेवल को वेस्टर्न मीडिया ने भी कई बार पॉइंट आउट किया है, क्योंकि ऐसे सब्जेक्ट पर बात करने से बहुत सारे व्यूज और क्लिक्स आते हैं, जिससे कि इंडिया की रेपुटेशन भी डैमेज होती है। और यमुना को लेकर ये डिबेट इसलिए भी बहुत कंसर्निंग है क्योंकि ये देश की राजधानी से होकर गुजरती है। और इससे भी ज्यादा एम्बैरेसिंग बात यह है कि सरकार ने कई बार यमुना को क्लीन करने के लिए अनाउंसमेंट्स की हैं, अलग अलग स्कीम्स लॉन्च की है, हजारों करोड़ रुपए वेस्ट किए गए, पर आज तक उसका कोई रिजल्ट नहीं मिला। अब एक तरफ तो ये डरावने नंबर्स हैं जो इंडिया में बढ़ते वाटर क्राइसिस को दिखाते हैं, और दूसरी तरफ इंडिया में रिवर्स की क्या हालत है वो सब हमारे सामने है ही। अब इस इलेक्शन में फिर से यमुना को क्लीन करने के प्रोमिसेस किए जाएंगे, नए टारगेट्स रखे जाएंगे, लेकिन ऑन ग्राउंड कुछ भी डिलीवर नहीं होगा। पिछले 32 सालों में तो नहीं हुआ, लेकिन लोग फिर भी अपनी फेवरेट पॉलिटिकल पार्टी को डिफेंड करेंगे। लेकिन इंडिया में किसी भी पॉलिटिकल लीडर या फिर पॉलिटिकल पार्टी को काम करने की जरूरत नहीं है। पहले प्रोमिसेस कर दो, शुरू के 4 साल कुछ मत करो, और आखिरी साल जब इलेक्शंस नजदीक होंगे तो कुछ पेड पॉडकास्ट और पॉलिटिकल पीआर कैंपेन्स चला दो। लोग फिर से आपके फेक प्रोमिसेस के ट्रैप में फंस जाएंगे और कोई भी क्वेश्चन नहीं करेगा। और साथ ही में इंडिया के अंदर फ्रीबीज, कास्ट, इतने सारे और इश्यूज हैं कि जो एक्चुअल मुद्दे हैं जिन पे बात होनी चाहिए उन पे सरकार को कोई क्वेश्चन करता ही नहीं। तो जब तक आम लोग अपनी इंटेलेक्ट नहीं बढ़ाएंगे, वो एक्चुअल इश्यूज के बारे में नहीं जानेंगे, तब तक चेंज नहीं आएगा। ऐसे लोगों के लिए कोई भी गवर्नमेंट क्यों काम करेगी जो उन्हें क्वेश्चन ही नहीं करती, बल्कि अपने फेवरेट पॉलिटिकल लीडर और पार्टी को डिफेंड करने आ जाती है। यानी कि सरकार को तो बिना काम किए फ्री के प्रमोटर्स मिल जाते हैं। तो आई होप आपको इस वीडियो के थ्रू यमुना और उसकी कंडीशन के बारे में पता चला होगा। बाकी मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में। गुड बाय।